अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम मेरा सवाल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए कहां से पेश कर रहे हैं? अगर हम इन बिल्डिंग्स की तरफ देखें तो शायद आपको ये लगता हो कि हम कराची में मौजूद हैं या पाकिस्तान के किसी और शहर में हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आज के प्रोग्राम के लिए हम मौजूद हैं दुबई में। जी हाँ, और यहाँ पर हमारे आने की वजह क्या है? सोचा कि चलकर एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात की जाए जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में उनको बेहद मकबूलियत हासिल हुई, बहुत नाम कमाया और अब गुज़श्ता 1 साल से मुस्तकिल दुबई में ही रिहाइश पजीर हैं। पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान में उनके लिए कुछ ऐसे मसाइल खड़े कर दिए गए हैं जिनकी वजह से उनके लिए अब वहाँ पर जाना ख़तरे से खाली नहीं है। यकीनन ख्वाहिश तो उनकी भी होगी कि जल्द से जल्द अपने वतन लौटें, वहाँ पर अपनों में जाके ज़िंदगी बसर करें, लेकिन उनसे दूर रहकर ज़िंदगी किन हालात में बसर हो रही है और मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं, ये हम आज के प्रोग्राम में उनसे इस खुसूसी मुलाकात में जानेंगे। और ये शख्सियत हैं कौन, ये हम आपको अभी नहीं बताएंगे। हम उनके घर की तरफ बढ़ते हैं और जाकर वहीं पर जब आप उनको अपने सामने स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा हम किन की बात कर रहे थे। आइए चलते हैं और चलकर मुलाकात करते हैं। व्यूज़, आपको बता दूं कि पिछले साल जब वीना का और असद का ये इशू खड़ा हुआ, जिस पर मैंने अभी प्रोग्राम की ओपनिंग में भी जिक्र किया है, घर में जब दाखिल हो रहे थे उस वक्त मैंने जिक्र किया, तो उसके बाद से लेके अब तक बिल्कुल खामोशी से 1 साल गुजारा है दोनों ने। और उससे पहले तो पाकिस्तान में खूब जश्न था कि वीना की शादी हो गई है। फिर हम भी गए थे बल्कि असद के घर शकरदरा, और वो एक यादगार सफ़र था जिसमें हमने लाहौर से शुरू हुए और तवील सफ़र तय करते हुए हम शकरदरा गए और फिर वापस आए। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पे भी वीना को और असद को बार बार बुलाया गया बतौर मेहमान, उनको मुबारकबाद दी गई। लेकिन उन्हीं मुबारकबादों में एक ऐसी मुबारकबाद थी जो बड़ी भारी पड़ गई, और उस मुबारकबाद के बाद असद और वीना इसलिए भी वापस नहीं जा पा रहे क्योंकि वहाँ पर इन दोनों की गिरफ्तारी के हुक्म भी जारी हो चुका है। जी जी, आप केस को फाइट तो कर ही रहे हैं ना? जी, पहले तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हमने वापस आना ही था, ठीक है, क्योंकि मैं भी एम्बेसडर ह्यूमन राइट्स की तरफ से, वीना भी है। इस तरह आईडीपीज़ का मसला पाकिस्तान में उस टाइम हो गया था और हमने फिर यूरोप और अमेरिका के टूर्स करने थे फॉर चैरिटीज़ डोनेशन के लिए। रिगार्डिंग द इशू जो भी था पाकिस्तान में, ये तो सबको पता होगा और हमसे अच्छे मतलब लोगों को जो हमसे ज़्यादा अकल रखते हैं उनको भी पता है कि जो केसेस या जो चार्जेस हमारे ऊपर इन लोगों ने डाले हैं या जो भी था, एक चैनल वॉर था या जैसा भी था, उसमें हम फंस गए। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारा ईमान बहुत स्ट्रांग है, और अगर हमारा ईमान स्ट्रांग है तो हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं। जैसे आप इधर आए मेरे घर या मैं आपके शो में हूँ, अगर कुछ भी हो जाता है या मैं आपका गेस्ट हूँ और आपके चैनल से या आपकी तरफ से हो जाए तो इट डजंट मीन कि इट्स अप्लाई ऑन मी। मैं तो आपकी तरफ से एक गेस्ट हूँ, और खामोश रहना, बैठ के हमने कुछ किया ही नहीं, और अगर ऊपर से हम पर ब्लास्फेमी और टेररिज्म के एक्ट्स लगते हैं तो इट्स वेरी सैड। बट वी श्योर कि जुडिशरी जो हमारी है, हमारी पाकिस्तानी बहन भाई जो हैं, हमारा साथ देगी और हमें इस मसले से निकालेगी और हम जल्द जल्द फैसला भी हो। हाँ ज़रूर। वीना, 1 साल गुजर गया इस वाक़े को, 1 साल से आप पाकिस्तान वापस नहीं गई हैं। आप अमेरिका भी गए, कनाडा भी गए, फिर और भी दीगर ममालिक में गए, लेकिन पाकिस्तान नहीं जा पाए हैं। और ये आई थिंक बड़ा लंबा गैप है कि जब शादी के बाद आपने ये सोचा था कि अब ज़्यादा वक्त आपका पाकिस्तान में गुजरेगा और आपकी प्लानिंग भी फिर उसी हिसाब से थी। तो कैसा महसूस करती हैं 1 साल वतन से दूर और इन हालात में कि जब आप जाना भी चाह रही हैं लेकिन जा नहीं पा रही? मैं काफ़ी अर्से पाकिस्तान से दूर रही हूँ अपने काम के सिलसिले में, और मगर जब आप जा ना सकें और जब आप खुद ना जाएं, इन दो चीज़ों में बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क होता है। सबसे पहले तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग वट एवर हैपन इन पाकिस्तान, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग एट दैट टाइम, और मुझे तवक्को बिल्कुल नहीं थी। दूसरी बात यह है कि एक टेलीविज़न के एक ऐसे प्रोग्राम में शिरकत करना जहाँ पर
आपने ना ही कोई ऐसी हरकत की है, ना ही कोई ऐसे अल्फाज अदा किए हैं जो किसी भी तरह से खुदा न खास्ता किसी भी तरह से तौहीन के ज़ुमरे में आते हैं। जब उस पे लोगों को इंस्टिगेट किया जाए, और उस वक्त मैं इतनी शौक में थी, मैंने इसलिए बात भी नहीं की क्योंकि जब कोई एक ग्रोह या ग्रुप इंतकाम की आग में हो तो उसको लॉजिक भी समझ नहीं आती, और इंशाअल्लाह ताला जब आपका कॉन्शियस क्लियर हो तो आपको पता है कि इवेंचुअली एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, क्लियर हो जाएगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि जिस प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया था, इस पूरे वाक़े के हो जाने के बाद चैनल की मैनेजमेंट की तरफ से उन्होंने कोई राबिता करके आपसे माजरत की हो, चैनल जो उस प्रोग्राम की प्रोडक्शन टीम है उनमें से किसी ने आपको कॉल करके आपसे राबिता करके आपसे माजरत की हो, या प्रोग्राम एंकर ने आपसे राबिता करके आपसे माजरत की हो कि जी हमसे गलती हुई है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं था? देखिए, पूरा का पूरा मामला ही ऐसा था जिसमें जाहिर बात है हमने सबसे पहले हमने मैनेजमेंट से पूछा, हमने ओनरशिप से बात की, हमने सबसे राब्ते किए कि ये किस तरह से हुआ और ये किस तरह से हुआ, क्या ये किसी की गलती से हुआ, क्या ये प्लान था, क्या हुआ। जाहिर बात है हमें ये जानना था। ओनरशिप से लेकर तमाम का तमाम जो मैनेजमेंट है उन सब ने लाइलमी का इजहार किया कि उन्हें किसी भी तरह से ये एक उनसे अचानक हो गया ये सब कुछ। उनमें से किसी ने भी इस बात का इजहार नहीं किया कि उन्हें इल्म था कि ऐसा होगा। लिहाजा अब पूरा का पूरा जो केस है वो ऑब्वियसली कोर्ट में है, और ओनरशिप से लेकर मैनेजमेंट तक सभी के सभी लोग जो हैं वो इस बात पर उतने ही शॉक्ड थे जितने हम थे। तो हमें तो इसी बात का भी तक। लेकिन चैनल मैनेजमेंट की तरफ से आपको इन राइटिंग कुछ ऐसा दिया गया कि जिसमें कहा गया हो कि जी ये वाकया फलां फलां प्रोग्राम में हुआ, हमारे चैनल पर ये प्रोग्राम हुआ और उसमें आपका कोई अमल दखल नहीं था, आपकी कोई मुदाखलत नहीं थी, और हम ये क्लियरली कैटेगोरिकली आपको ऑन अ पीस ऑफ पेपर लिख कर दे रहे हैं? वेल, अगर हम ये कहें तो ऑब्वियसली वो हमें पीस ऑफ पेपर पर लिख कर भी देंगे। लेकिन वीना, इस पूरे वाकये के बाद जो टेलीविजन प्रोग्राम में हुआ पाकिस्तान में, उसके बाद फिर अदालतों में जो कार्रवाई हुई तो आपको मफरूर करार दे दिया गया, आपको भी और असद को भी। तो फिल्मों में, ड्रामों में एक कोई भी रोल करना और उसमें फिर आपका किसी केस में, ड्रामे में दिखाया जाना कि जी मफरूर हैं वीना या मफरूर हैं असद, वो एक और चीज़ है। लेकिन रियल लाइफ में हाउ डज इट फील कि आपको एक एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर कर दिया गया है? आप अब इन चीज़ों का लफ्ज़ों में बयान करना तो मुश्किल है कि कितनी तकलीफ से हम गुजर चुके हैं, कितने स्लीपलेस नाइट्स हमने गुजारी हैं और कितनी परेशानी में हमने वक्त गुजारा है। और अभी भी ऑब्वियसली हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये हर चीज़ के साथ ना सिर्फ आपकी रेपुटेशन का मामला है बल्कि उसके साथ साथ आपको, हमारी दोनों की फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, हमें खुद बहुत परेशानी है। देखिए, अगर बहुत सारी चीज़ें कानून के मुताबिक होती तो मुझे दुख ना होता, क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब एक ऑफेंस के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसी ऑफेंस के ऊपर आप दोबारा एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। मगर हैरत की बात यह है कि इस पूरे सिनेरियो में एक ऑफेंस के ऊपर 75 एफआईआर दर्ज की गई। जाहिर बात है ये एक मौकरी दिखाई देती है। पूरी दुनिया में इस बात का बहुत ही सवाल उठाए गए हैं कि ये कैसे हो सकता है। हम खुद इस बात को सवाल उठाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, और इतना हाई प्रोफाइल केस है। और मुझे हैरत की बात यह है कि इतने हाई प्रोफाइल केस में ना ही कोई सुओ मोटो नोटिस लिया गया, ना ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई इसका वाकया का नोटिस लिया है, ना ही अस्करी क़यादत की तरफ से कोई इसके ऊपर बात की गई। हालांकि ये एक बहुत ही बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। ना सिर्फ अगर इन तमाम एफआईआर को एक किया जाता है जो कि कानूनन होनी चाहिए, तो हम खुशी से पाकिस्तान आएंगे, हम अदालतों में भी जाएंगे, हम अपना केस भी लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि हमें इस बात का इल्म ही नहीं था कि कोई मनकबत प्ले होगी। तीसरी बात यह है कि अगर आप देखें उस प्रोग्राम को गौर से, जो ओरिजिनल फुटेज है, ना वो फुटेज जिसको एडिट करके चैनल्स ने चलाया, उस ओरिजिनल फुटेज में हमसे जो कवाल हजरात हैं वो इतने दूर हैं कि उनकी हार्डली आवाज़ हमें आ रही है, क्योंकि हम तो 200 मेहमानों के बीच में घिरे हुए हैं। तो अगर हम एक मनकबत को सुनकर आप हमें गुनाहगार करार देते हैं तो फिर तो 200 के 200 लोग गुनाहगार हैं, फिर तो 18 करोड़ लोग अवाम गुनाहगार है जिन्होंने सुना है, फिर तो करोड़ों लोग जिन्होंने देखा है वो गुनाहगार हैं। आप फिर अगर मनकबत सुन के आप गुनाहगार हैं तो खुदा न खास्ता फिर तो कुरान पाक नात सुनने पे, हम सुनने पर भी आप पर सवाल उठाए जा सकते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे लिए बहुत ही सदमे की बात थी, और लॉजिक इसलिए मैंने कोई पेश नहीं की, इसलिए मैंने बात नहीं की क्योंकि एक तो मैं बहुत तकलीफ में थी, मैं बहुत सदमे में थी और अभी भी हूँ। दूसरा ये है कि फिर जहाँ पर इंतकाम की आग भड़क रही हो वहाँ पर लॉजिक समझ नहीं आती। लेकिन मुझे अल्लाह ताला की अदालत में और अपनी अदालतों पर पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला, एंड द डे विल कम व्हेन एवरीथिंग विल कम
you know, in front of the people in black and white, inshallah. अच्छा, मुझे ये बताएं कि मौलाना तारिक जमील साहब से आपकी मुलाकात हुई शादी के बाद, यहाँ दुबई में आपकी मुलाकात हुई, तो ये जब सारा ये मामला हुआ उसके बाद आपने क्या मौलाना तारिक जमील साहब से कोई कांटेक्ट करके कहा कि आप हमें इसमें कुछ हेल्प आउट कीजिए? नहीं, मैंने उनसे एक बार नहीं, बेशुमार मरतबे उनसे राब्ता हुआ। मैंने सिर्फ उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा मौलाना साहब, हम इस्लाम पे, दीन पे हमें इतना अबूर नहीं है जितना आपको अबूर है। आप तो हमें बता सकते हैं कि क्या हम इसमें कसूरवार हैं? आप वो शो देखिए। ये मौलाना साहब के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि बेटा वो शो मैंने देखा है और उसमें आपका रत्ती बराबर भी कसूर नहीं है, उसमें आप किसी तरह से भी कसूरवार नहीं है। ये एक कुछ लोगों की दुश्मनी का मामला है जिसमें आप आ गए हैं, और उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। ये मौलाना साहब के अल्फाज हैं। और इसके साथ साथ आप जितने भी रिलीजियस स्कॉलर से हमारी बातचीत हुई है, गामदी साहब से हमारी मुलाकात हुई दुबई में, उनका भी ये फरमाना था कि किसी तरह से भी आप इसमें कसूरवार नहीं हैं। बस मैं अपने दिल से पूछती हूँ, मैं अपने कॉन्शियस से पूछती हूँ, मैं अपने रब से पूछती हूँ कि क्या कहीं पे मुझसे ऐसी गलती हुई है। लेकिन जब मेरा कॉन्शियस क्लियर है, जब मेरा दिल साफ है, तो मुझे पता है कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। राइट, वीना आपसे और मसद आपसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आज हम आपके घर में हैं और आपके घर में आपके साथ साथ, पहले तो जब मैं आया था तब सिर्फ आप थी और असद, और आपका बेटा नहीं, तब तो माशाल्लाह आपका बेटा भी अब्राम। और मैं व्यूअर्स को बता दूं कि कहीं पर आपको बेटा नज़र आ रहा है, कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जब बेटा हमारे साथ आकर यहाँ पे बैठता है तो वो यहाँ पे बैठ के शायद कैमरे से वो नाराज़ होता है या बाबा से अपने नाराज़ होना शुरू हो जाता है कि मेरा इंट्रोडक्शन कम से कम हो रहा है, मेरी बात कम से कम हो रही है। मेरी तो बहुत सी आप तस्वीरें खींच के फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी लगाते हैं, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करा रही है। तो मेरा पहला जो है वो टेलीविजन का इंट्रोडक्शन बनता है और आप इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे हैं, तो वो रोना शुरू कर देता है। लेकिन बहरहाल अभी जो हमने वीना से बात की, उसी पर असद का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। एक बहुत बड़े टेररिस्ट ग्रुप से मुझे, इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप से मुझे बाकायदा बहुत ज़्यादा थ्रेट्स थे। तो तब मैंने ये मुनासिब समझा था कि मैं पाकिस्तान से चली जाऊं, और मैंने परस्यू किया करियर अपना एक दूसरे मुल्क में, क्योंकि उस वक्त मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरात थे। मुझ पर ऐसी तोहमत लगा दी है कि जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। मेरा दिल मतलब रोता रहता है। मुझे अपना मुल्क बड़ा याद आता है। आई मिस माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। किसी और वजह से, किसी और की जंग में मुझे घसीट रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। और आज के प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू हो रही है वीना मलिक से और असद से। और वक्फे से पहले वीना से हमने बात की है, वक्फे के बाद असद, जो ये पूरा इशू है जिसमें आप पाकिस्तान नहीं जा पा रहे हैं और आपको फाइनेंशियली भी काफ़ी लॉसेस का सामना करना पड़ा, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप काम करते हैं, प्लान आउट करते हैं, तो उसमें उस वक्त के आपके प्लान्स ये थे कि आपको पाकिस्तान जाना है और वहाँ पे रहना है। आपका घर भी वहाँ पर है लाहौर में, वो घर गालिबन खाली पड़ा हुआ है? जी, हमारा घर एक लाहौर में है, एक इस्लामाबाद है, दोनों खाली पड़े हुए हैं। तो ये कब तक मुमकिन होगा कि आप पाकिस्तान वापस जाएं? अब टाइम कोई फ्रेम मतलब तो मैं नहीं बता सकती। इस पे आप एक स्टांस, जैसा कि आपने कहा है कि वो जो 75 FIRs हैं उन सबको खारिज करके एक FIR रखी जाए, क्योंकि वो एक केस है। तो वो जब तक एक नहीं होता उससे पहले आप वापस जाने का आपका इरादा नहीं है? देखिए, जब कानून के हिसाब से चीज़ें मूव करेंगी तो मैंने जैसे पहले आपको बताया, मैं तभी जाना मुनासिब समझूंगी। मैं अपनी फैमिली को या ख़ुद की ज़िंदगी को रिस्क में नहीं डालना चाहती। आपको याद होगा बैक इन 2011 वाई आई मूव्ड आउट ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज तब एक बहुत बड़े टेररिस्ट ग्रुप से मुझे, इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप से मुझे बाकायदा बहुत ज़्यादा थ्रेट्स थे। तो तब मैंने ये मुनासिब समझा था कि मैं पाकिस्तान से चली जाऊँ, और मैंने परस्यू किया करियर अपना एक दूसरे मुल्क में, क्योंकि उस वक्त मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरात थे। लेकिन तब मैं कभी भी सिंपतीज़ लेना मुनासिब नहीं समझती या फिर बाहर जाके वावेला मचाना मुनासिब नहीं समझती। तब भी मैंने यही फैसला किया था कि मैं खामोशी से वो करूं जो मेरी ज़िंदगी के लिए बेहतर है। और अब भी इन तमाम हालात में जब एक मॉब, आप एक कॉन्शियस देखते हैं एक सोसाइटी का, तो आप उसी हिसाब से फैसला करते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी को छोड़े, अब मेरी अपनी फैमिली की ज़िंदगी है, मेरा बेटा है माशाल्लाह, सो आई डोंट वांट टू रिस्क एनीथिंग। जो ही चीज़ें कानून के हिसाब से मूव करना शुरू करेंगी, पिछले 1 साल से हम हमारे जो लॉयर्स हैं वो कोर्ट में यही कोशिश कर रहे हैं कि तमाम FIRs को एक किया जाए, जो कि कानूनी हैसियत से होनी चाहिए। टाइम लगे। वीना, इस इशू पर आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
नवाज शरीफ साहब या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ममनून हुसैन साहब या दीगर और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं, उनसे आपने कोई उनको इन राइटिंग रिक्वेस्ट की हो? क्योंकि जाहिर सी बात है उनके भी बिजी स्केड्यूल्स हैं, उन तक टेलीफोनिकली अप्रोच करना मुश्किल है। इन राइटिंग का एक दफ़ा फिर मैं इसलिए इसरार कर रहा हूँ कि अगर एक बात एक डॉक्यूमेंट में पहुंच जाती है और आपकी तरफ से अरसाल होती है कि अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ पाकिस्तानी, ठीक है, और पाकिस्तानी हु इज प्लीडिंग कि जी मेरा जो ये इशू है उसको रिजॉल्व किया जाए, इसलिए नहीं कि मुझे वहां से कोई मॉनेटरी गेन्स हासिल होने हैं, इसलिए बिकॉज आई वांट टू गो बैक टू माय कंट्री, मैं अपने वतन वापस जाना चाहता हूँ इन केस ऑफ असद। तो क्या आपने ऐसी कोशिश की कोई? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान से मोहब्बत का सवाल है, तो आपको पता होगा कि बहुत दफ़ा इस तरह की चीज़ें मेरे साथ हुई जो मुझे बहुत ही आसानी से रास्ता दे सकती थी किसी भी फॉरेन बड़े कंट्री का असाइलम लेने के लिए। हालांकि असद बैठे हुए, हमें बहुत सारे लोगों ने कहा आप इसको यूटिलाइज़ क्यों नहीं करते, आप असाइलम क्यों नहीं लेते। हमने उनको बहुत बैडली उनको मना किया कि आप इस तरह का तस्वुर भी कैसे कर सकते हैं, हम अपने ही मुल्क में जाएंगे और हम अपने ही मुल्क में रहना चाहते हैं। आई नेवर सीक फॉर असाइलम और एनीथिंग। दूसरी बात यह है कि आई एम नॉट जस्ट एनी ऑर्डिनरी पर्सन इन पाकिस्तान, वी आर अ वेरी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ पाकिस्तान की। मगर जब ये केस हुआ, अव्वल तो मुझे पूरा यकीन था कि इस पे सो मोटो नोटिस लिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो तहकीकात का हुक्म देखें। जब अपनी ज़ाती दुश्मनी को या स्कोर सेटल करने के लिए जब आप किसी को बदनाम करते हैं, आप ऑटोमेटिकली किसको बदनाम करें, आप अपनी स्टेट को बदनाम करें। आप जब स्टेट की बहुत बड़ी शख्सियत को बदनाम करते हैं, उनको तंग करते हैं, तो आप अपनी ही स्टेट को बदनाम करें। सो मुझे पूरा यकीन था कि इस तमाम सिनेरियो के पीछे जो प्रोपेगेंडा किया गया है, लोगों को इंस्टिगेट किया गया है, यकीनन तहकीकात की जाएगी। या मुझे पूरा यकीन था कि अस्करी क़यादत से ज़रूर इस बात को तहकीक की जाएगी कि कौन लोग हैं जो पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल पर ख़राब करना चाहते हैं। मगर इस तरह की कोई चीज़ जब नहीं हुई, तो मुझे उसके बाद पूरा यकीन था कि क्योंकि केस कोर्ट में था, तो मैं ये चाहती थी कि पहले हम इनिशियल स्टेप ले लें और जो तमाम की तमाम FIRs हैं उनको हम एक कर लें। उसके बाद मैं खुद पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी अपनी हायर अथॉरिटीज़ से कि वो इस मामले को देखें और मैं खुद हम खुद जाएंगे इंशाल्लाह कोर्ट में और हम अपनी इनोसेंस साबित करेंगे। लिहाजा मैं चाहूँगी कि इस मामले का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर। इस मामले को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं, लेकिन हमने कभी भी अपने मुल्क के अगेंस्ट जाकर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम खड़े नहीं हुए हैं कि आप उनको प्रेशराइज करें। जब हमारी खुद जुडिशरी मौजूद है, जब हमारे अपने लीगल लोग मौजूद हैं, तो हम बाहर से क्यों मदद मांगे। लिहाजा मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अपनी जो हमारे पिलर ऑफ स्टेट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ दिस इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव एंड इम्पॉर्टेंट मैटर और इससे पाकिस्तान की रेपुटेशन जुड़ी है इंटरनेशनल लेवल पे। आप इसको ना सिर्फ इन्वेस्टिगेट करें बल्कि मेरे मामले को सही तरीके से कानून के हिसाब से इसको चलाया जाए ताकि मैं इसको फॉलो अप कर सकूं। असद, इसमें अभी जो इंटरनेशनल मीडिया की बात हुई है, जो वीना ने भी बात कही है, उसमें आपसे बहुत से इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने भी आकर इंटरव्यूज़ वगैरह किए और आपसे आपकी राय भी जानी, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, किस नुक्ता नज़र से वो आपसे आके क्वेश्चन करते रहे? जी, हमने हमारे पास जब स्पेशली जब ब्लास्फेमी के बाद हम इंटरनेशनल टूर पे थे, बड़े क्वेश्चन हुए, बल्कि वो तो आपको पता है इंटरनेशनल मीडिया तो पाकिस्तान के खिलाफ ही बात करवाना चाहिए आपसे। जैसे मैंने बोला, आई एम प्राउड कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान के लिए जान भी दे दूंगा, तो मैं तो अगर मुझे मार भी दिया जाए तो मैं पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। असद, आपसे और वीना से हमारी जो गुफ्तगू है वो जारी रहेगी। नाज़रीन, इस मौके पर हमें एक और ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो चूंकि अभी मई में पूरा 1 साल हो गया है इस वाक़े को कि जो वो टेलीविज़न पर प्रोग्राम नशर हुआ और उसके बाद फिर वीना और असद पर बहुत से इनके खिलाफ केसेस लॉन्च किए गए, तो 1 साल मुकम्मल हो चुका है और 1 साल के बाद की क्या पोजीशन है वो आप तक पहुंच रही है। मजीद इसी पॉइंट ऑफ व्यू पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अपनी ज़ाती दुश्मनी को या स्कोर सेटल करने के लिए जब आप किसी को बदनाम करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया तो पाकिस्तान के खिलाफ ही बात करवाना चाहिए आपसे। देखिए, मुश्किल वक्त में बहुत सारे लोगों का चेहरा तो आपको पता चल ही जाता है। मेरा मुनसिफ और मेरा इंसाफ करने वाला अल्लाह ताला के साथ है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम मेरा सवाल और आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं दुबई में और यहाँ पर आकर हम मुलाकात की है हमने वीना से और असद से, और वक्फे से पहले बात हो रही थी उस इशू के हवाले से जो अब से 1 साल पहले हुआ है। ठीक 1 साल पहले मई में हुआ था और अब 1 साल मुकम्मल हो गया है। वीना ने अपने ख्यालात का इजहार किया, असद से भी बात हो रही थी। असद,
ये एक साल जो आप दुबई में हैं और इस दौरान आपने अपने इंटरनेशनल टूर्स भी किए हैं, ये बताइए कि आमदन कहाँ से हो रही है? आपने एनजीओ है जहाँ से आपको कुछ फंड्स मिल जाते हैं, या कोई आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है जहाँ से आपको कुछ रिटर्न्स मिल जाते हैं, या नहीं, आमदन तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बिजनेस था और स्टेब्लिश थे पहले से, वो आमदन तो वही है, लेकिन डेफिनेटली बिजनेस लॉसेस। चला कौन रहा है? आप चला रहे हैं, कोई और चला रहा है? क्योंकि आप तो अक्सर ट्रैवलिंग में होते हैं। फैमिली है, भाई लोग हैं और मेरा भी है, लेकिन पार्टनरशिप है, तो उसमें ये नहीं होता कि आप डेली हो जाओ या जैसे भी हो, लेकिन वो चल रहा है और बस अल्लाह का करम है, अभी तक चल रहा है। अब देखते हैं कब तक चले। एक साल में जब आपकी अर्निंग उतनी नहीं है कि जितनी पहले थी, तो इस दौरान आपका घर तो ये वही है जो पहले भी था, लेकिन इस दौरान क्या वीना ने जो ख़वातीन के खर्चे होते हैं उनमें कोई कमी लाई? कोई ये कहा हो कि ठीक है असद, इस मुश्किल घड़ी में मैं जहाँ पर 30,000 रुपये की 5 मिनट में शॉपिंग करती थी, वहाँ पर मैं 30,000 की महीने में कर लूँगी? एक्चुअली ये अच्छा कि आपने पूछा। हम लोग समझते हैं कि जो अदकारें होती हैं या वीना है या जो भी है, स्पेशली वीना, शुरू में तो डेफिनेटली शादी हुई थी, हम गिफ्ट एक्सचेंज करते रहते थे, लेकिन इसमें वो वाली बातें नहीं है जो दूसरी ख़वातीन में होती हैं कि मुझे ये लेके दे या मुझे वो लेके दे, बल्कि ये मेरे लिए शॉपिंग करती हैं, जो फैक्ट है, जो अभी तक है। लेकिन मुझे याद नहीं है कि इसने कभी मुझे कहा हो कि मुझे ये लेके दे दे, बल्कि एक कहा है कि अगर अल्लाह ने हिम्मत दी कि कुछ 6 या 7 कैरेट का एक डायमंड है, अगर अल्लाह ने हिम्मत दी तो मैं वो लेके दूंगा उनके लिए। वीना, मुझे ये बताइए कि इस दौरान जब ये इतना बड़ा एक केस आप पर बनाया गया, इस केस के बन जाने के बाद हमारी जो इंडस्ट्री है शोबिज़ की, जो मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ हैं, उनमें से किस किस ने आपसे रब्ता किया, किस किस ने आपसे यकजहती का इजहार किया, या वो बिल्कुल ही सीन से आउट हो गए, गायब हो गए? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी। बहुत सारे इंडस्ट्री से तो नहीं, बहुत सारे मेरे अपने मुल्क के लोग हैं, जिनमें से बहुत ही हाई प्रोफाइल लॉयर्स हैं, हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो असद के दोस्त हैं, मतलब बहुत सारे और भी हाई प्रोफाइल लोग हैं जिन्होंने हमसे यकजहती का इजहार किया, हमसे बातचीत की, हमारे उनसे अभी भी बहुत अच्छे टर्म्स हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हमारे फैमिली टर्म्स हैं। आई डोंट वांट टू जस्ट फ्लॉन्ट इट हियर ऑन द मीडिया। तो सब लोग हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि हमारी फैमिलीज़ हमारे साथ हैं। अभी आपने वो जिक्र किया ना कि इस सारे टाइम में किस तरह से हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग, असल में बात ये होती है कि ज़ाहिरी बात है जब हमारे ये क्राइसिस आए हमारी ज़िंदगी में, तो वैसे भी आई एम नॉट अ डिमांडिंग पर्सन। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि वीना मलिक है तो पता नहीं कितनी डिमांडिंग होगी। आई एम मोर देन एन एवरेज गर्ल। एक एवरेज लड़की होती है ना, उससे भी मैं ज़्यादा एवरेज हूँ। आई एम अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन और मैं बहुत ही सिंपल हूँ घर में। लेकिन इस पूरे क्राइसिस में हमने एक क्वाइट कॉन्ट्रैक्ट या क्वाइट एक अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे के साथ, वो हमने रखी। मुझे नहीं याद कि हमारी आपस में कभी इस बात पे आज तक कोई आगे हुआ हो कि हमारे पास ये नहीं है और हमारे पास ये क्यों नहीं है। ऑब्वियसली हमारे कोई बहुत ही फैंसी बैंक अकाउंट्स मेरे कभी भी नहीं थे। मैं कोई इतनी दौलतमंद खातून नहीं हूँ। और इस पूरे दौर में जब अचानक कोई तकलीफ़ आती है तो वो बहुत मुश्किल होता है। उसमें आप देखिए, हम सब कुछ रैप अप करके पाकिस्तान गए थे। हमारा सब कुछ पाकिस्तान में, हमारे पास यहाँ पर एज सच कुछ है नहीं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से हमने एक साल गुजारा, उसमें हमारी फैमिली ने हमें बहुत सपोर्ट किया। लेकिन हमारे ऊपर कुछ कुछ कभी कभी बहुत बहुत लेकिन वो मुश्किल वक्त में हमारे यहाँ होता ही है कि जब अच्छा वक्त किसी का हो तो सभी साथ आपके खड़े हो जाते हैं, कंधे से कंधा मिला के और कदम से कदम मिलाते हैं। लेकिन जब मुश्किल वक्त आए तो बहुत से ऐसे लोग जो कि आपके बड़े ट्रस्टेड होते हैं या आप उन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारे साथ हर वक्त रहेंगे। आपको उस वक्त शौक होता है ये देखकर कि वही जिन पर हमने इतना एतबार किया वो हमसे बहुत पीछे निकल गए, हमें उन्होंने अलहदा तनहा छोड़ दिया, हमारा साथ नहीं दिया। देखिए, मुश्किल वक्त में बहुत सारे लोगों का चेहरा तो आपको पता चल ही जाता है। और मैं समझती हूँ एक तरह से हमारे साथ ये जो चीज़ हुई है उसमें बहुत सारे लोगों के हमें चेहरे भी नज़र आए हैं। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र ये अदा करती हूँ कि हमने एक साल जो हमारा मुश्किल गुजरा है और अभी पता नहीं कितना और मुश्किल वक्त है, हमने
कभी किसी को मदद के लिए नहीं कहा या कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अल्लाह ताला ने हमारी इज़्ज़त रखी है और हमारी फैमिली और हमारे आपस का जो प्यार है उसने हमें अभी तक, वी आर स्टेइंग स्ट्रॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये सच है कि मुश्किल वक्त में आपको बहुत बहुत ज़िंदगी की बहुत तल्ख हकीकतें आपके सामने भी आती हैं, बट दिस इज़ एक्सपीरियंस फॉर मी एंड असद। लेकिन हमारी इंडस्ट्री से किसी ने फ़ोन करके आपसे पर्टिकुलरली फिल्म इंडस्ट्री से, मैं आपको सच बताऊं, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, आई वी डोंट थिंक सो। वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी कॉल्स और एनी कंडोलेंसेस या कोई भी किसी भी तरह की कोई कॉल हमें रिसीव नहीं हुई है एज सच। हमारे यहाँ मुख्तलिफ NGOs हैं, इंसानी हकूक पर बहुत बात करती हैं, उनमें से भी किसी ने कोई आपसे कांटेक्ट किया हो, कुछ कहा हो? देखिए इंटरनेशनल लेवल में, जहाँ पर देखिए मुख्तारा माई का केस था, इस तरह और भी बहुत से केसेस हैं, उन्होंने बड़ा फाइट किया उनके लिए। देखिए जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की बात है तो जितने भी इंटरनेशनल लेवल के बहुत वर्ल्ड के फेमस NGOs हैं, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, UN हो, बहुत ही ह्यूमन राइट्स वॉच और बहुत ही हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट्स और बहुत ही हाई प्रोफाइल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स ने हमसे रब्ता किया है और उनके हमें फ़ोन भी आते रहे हैं, मगर पाकिस्तान से एज सच किसी का हमें कॉल नहीं आया या किसी भी उसका। तो आपको लगा कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड? नहीं, सच तो ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक सिंस ये सब कुछ सिनेरियो चल रहा है, इसमें वी हैव बीन वेरी मच एवरीवेयर। इस पूरे एक साल में, पिछले साल मई में ये प्रोग्राम हुआ नशर, जिसके बाद फिर आपको पाकिस्तान से फ्लाई करके दुबई आना पड़ा। उसमें कुछ केस की भी वजह थी और कुछ, जैसे कि असद ने कहा, कि आपके इंटरनेशनल टूर्स भी थे। लेकिन इस एक साल में आप मीडिया से बिल्कुल आउट रही, क्या वजह थी? क्या कोई मीडिया से आपको शिकवा था या कोई और ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से आप मीडिया से भी आउट रही? मैं ऐसा समझती हूँ कि आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन, बट एट द मोमेंट आई एम अ बेटर पर्सन एंड आई इंटेंड टू बिकम द बेस्ट। और इस पूरे मामले में मुझे ऐसा लगा था कि जो मेरे अपने लोग हैं, दे विल सपोर्ट मी एंड लव मी एंड दे विल बी देयर फॉर मी। बट ऑब्वियसली पाकिस्तान जाने के बाद, इस सारे मामले के बाद, एक तो मैं बहुत ही शॉक में थी, सदमे में थी। दूसरी बात यह है कि मैंने ये मुनासिब समझा कि बजाय ये कि मैं गिला करूं और शिकवा करूं, इससे बेहतर है कि मैं अपने बेटे को टाइम क्यों ना दे लूं, इससे बेहतर है कि मैं अल्लाह ताला के साथ अपना वक्त क्यों ना गुजारूं, इससे बेहतर है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ अपने घर में अपना वक्त क्यों ना गुजारूं, क्योंकि मेरा मुनसिफ और मेरा इंसाफ करने वाला अल्लाह ताला के साथ है। तीसरी बात यह है कि मुझे अफसोस इस बात का है कि जो एक कैरेक्टर असैसिनेशन मेरी शुरू हुई थी वो अभी तक जारी है। यानी कि दुश्मनी करने के लिए आपको कोई वजह नहीं चाहिए होते। आप इस बात पे भी कोई आपसे दुश्मनी कर सकता है कि आप गुड लुकिंग क्यों हैं, आप कामयाब क्यों हैं, आप इंटेलिजेंट क्यों हैं, वाई यू हैव ब्रेन्स। तो बात यह है कि मैं समझती हूँ कि आई इंटेंड टू बिकम अ बेटर पर्सन, और इसमें मैं समझती हूँ कि माई पीपल, मैं बहुत ही इमोशनल हूँ, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट्स वाई आई एम इमोशनल। और मैं अपने इमोशंस दिखाने से कभी भी, आपको पता, पीछे नहीं हटी। मैं हमेशा अपने लोगों को ये कहती हूँ कि मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं, और यही वजह है कि आई कीप कमिंग बैक टू देम। नो मैटर मैंने किसी और मुल्क में अपना करियर परसू किया, मगर मैं हमेशा पाकिस्तान में लोगों से राब्ते में रहती थी, हमेशा उनके सवालों के जवाब देती है। हालांकि आई एम नॉट सपोज टू डू इट। अगर मैं किसी सवाल का जवाब ना दूं तो दैट्स माई राइट, बट आई डोंट डू इट। आई हैव बीन ऑलवेज इन टच विद देम। सो मैं ये समझती हूँ कि द कैरेक्टर असैसिनेशन विच स्टार्टेड ईयर्स अगो, इट शुड स्टॉप नाउ। I'm not giving you a reason to be upset. I'm not giving you a reason to throw mud or mudslinging करें आप मेरे ऊपर. तो please don't do it. Stop it now. And I hope, inshallah ta'ala, that I'm a very strong person when I pursue something. वीना एंड असद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें घर में वक्त दिया। मैंने इस वजह से लफ्ज़ यूज़ किया कि घर में वक्त दिया, क्योंकि ये आज का जो हमारा ये प्रोग्राम था, ये 2 प्रोग्राम्स का पहला हिस्सा था। पहला हिस्सा हमने सोचा कि हम घर में जाकर गुफ्तगू कर लें, कुछ घर भी आपको दिखा देंगे, और गो कि मेरा इरादा था कि असद को हम दिखाएं कि चूल्हे के आगे खड़े हुए हैं, एप्रन पहना हुआ है, और उसमें जो है वो देगची में कोई डोई वगैरह चल रही है, या चाय बना रहे हैं, या बर्तन धो रहे हैं, और माथे पे पसीना है। कोई भी काम नहीं करते। लेकिन फिर असद की पुरजोर फरमाइश पर मैंने कह दिया कि मैंने कहा चलें ठीक है जी, इसको माइनस कर देते हैं। लेकिन बहरहाल अब आज के प्रोग्राम के लिए वक्त इतना ही। अब प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जो है वो हम घर के बाहर जाके कहीं किसी आउटडोर लोकेशन पे गपशप करेंगे, और अगले हिस्से में जो मैंने सवालात पूछने हैं उनमें से
3 के मैं आपको पॉइंटर्स दे देता हूं। 1, अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे अयान अली की, 2 हम बात करेंगे सलमान खान की, और 3 हम बात करेंगे वीना से और असद से कि क्या मुस्तकबिल में पॉलिटिक्स में जाने का, कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनने का इरादा है या नहीं। ये मैं इसलिए भी पूछूंगा क्योंकि अब से कुछ दिन पहले जब मेरी मुलाकात मशहूर मारूफ अदाकारा मीरा से हुई थी तो उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था। तो इन दोनों का क्या इरादा है इस पे बात होगी, लेकिन अगले प्रोग्राम में। आज के लिए बस इतना ही। अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसी ऑफेंस के ऊपर आप दोबारा एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। मगर हैरत की बात यह है कि इस पूरे सिनेरियो में एक ऑफेंस के ऊपर 75 एफआईआर दर्ज की गई। जाहिर बात है ये एक मौकरी दिखाई देती है। पूरी दुनिया में इस बात का बहुत ही सवाल उठाए गए हैं कि ये कैसे हो सकता है। हम खुद इस बात को सवाल उठाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, और इतना हाई प्रोफाइल केस है। और मुझे हैरत की बात यह है कि इतने हाई प्रोफाइल केस में ना ही कोई सुओ मोटो नोटिस लिया गया, ना ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई इसका वाकया का नोटिस लिया है, ना ही अस्करी क़यादत की तरफ से कोई इसके ऊपर बात की गई। हालांकि ये एक बहुत ही बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। ना सिर्फ अगर इन तमाम एफआईआर को एक किया जाता है जो कि कानूनन होनी चाहिए, तो हम खुशी से पाकिस्तान आएंगे, हम अदालतों में भी जाएंगे, हम अपना केस भी लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि हमें इस बात का इल्म ही नहीं था कि कोई मनकबत प्ले होगी। तीसरी बात यह है कि अगर आप देखें उस प्रोग्राम को गौर से, जो ओरिजिनल फुटेज है, ना वो फुटेज जिसको एडिट करके चैनल्स ने चलाया, उस ओरिजिनल फुटेज में हमसे जो कवाल हजरात हैं वो इतने दूर हैं कि उनकी हार्डली आवाज़ हमें आ रही है, क्योंकि हम तो 200 मेहमानों के बीच में घिरे हुए हैं। तो अगर हम एक मनकबत को सुनकर आप हमें गुनाहगार करार देते हैं तो फिर तो 200 के 200 लोग गुनाहगार हैं। फिर तो 18 करोड़ लोग अवाम गुनाहगार है जिन्होंने सुना है। फिर तो करोड़ों लोग जिन्होंने देखा है वो गुनाहगार हैं। आप फिर अगर मनकबत सुन के आप गुनाहगार हैं तो खुदा न खास्ता फिर तो कुरान पाक नात सुनने पे, हम सुनने पर भी आप पर सवाल उठाए जा सकते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे लिए बहुत ही सदमे की बात थी, और लॉजिक इसलिए मैंने कोई पेश नहीं की, इसलिए मैंने बात नहीं की क्योंकि एक तो मैं बहुत तकलीफ में थी, मैं बहुत सदमे में थी और अभी भी हूँ। दूसरा यह है कि फिर जहाँ पर इंतकाम की आग भड़क रही हो वहाँ पर लॉजिक समझ नहीं आती। लेकिन मुझे अल्लाह ताला की अदालत में और अपनी अदालतों पर पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला, एंड द डे विल कम व्हेन एवरीथिंग विल कम in front of the people in black and white, इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मौलाना तारिक जमील साहब से आपकी मुलाकात हुई शादी के बाद, यहाँ दुबई में आपकी मुलाकात हुई, तो ये जब सारा ये मामला हुआ उसके बाद आपने क्या मौलाना तारिक जमील साहब से कोई कांटेक्ट करके कहा कि आप हमें इसमें कुछ हेल्प आउट कीजिए? नहीं, मैंने उनसे एक बार नहीं, बेशुमार मरतबे उनसे रब्ता हुआ। मैंने सिर्फ उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा मौलाना साहब, हम इस्लाम पे, दीन पे हमें इतना अबूर नहीं है जितना आपको अबूर है। आप तो हमें बता सकते हैं कि क्या हम इसमें कसूरवार हैं। आप वो शो देखिए। ये मौलाना साहब के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि बेटा वो शो मैंने देखा है और उसमें आपका रत्ती बराबर भी कसूर नहीं है, उसमें आप किसी तरह से भी कसूरवार नहीं है। ये एक कुछ लोगों की दुश्मनी का मामला है जिसमें आप आ गए हैं, और उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। ये मौलाना साहब के अल्फाज हैं। और इसके साथ साथ आप जितने भी रिलीजियस स्कॉलर से हमारी बातचीत हुई है, गामदी साहब से हमारी मुलाकात हुई दुबई में, उनका भी ये फरमाना था कि किसी तरह से भी आप इसमें कसूरवार नहीं हैं। बस मैं अपने दिल से पूछती हूँ, मैं अपने कॉन्शियस से पूछती हूँ, मैं अपने रब से पूछती हूँ कि क्या कहीं पे मुझसे ऐसी गलती हुई है। लेकिन जब मेरा कॉन्शियस क्लियर है, जब मेरा दिल साफ है, तो मुझे पता है कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। राइट, वीना आपसे और मसद आपसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आज हम आपके घर में हैं और आपके घर में आपके साथ साथ, पहले तो जब मैं आया था तब सिर्फ आप थी और असद, और आपका बेटा नहीं, तब तो माशाल्लाह आपका बेटा भी अब्राम। और मैं व्यूअर्स को बता दूं कि कहीं पर आपको बेटा नज़र आ रहा है, कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जब बेटा हमारे साथ आकर यहाँ पे बैठता है तो वो यहाँ पे बैठ के शायद कैमरे से वो नाराज़ होता है या बाबा से अपने नाराज़ होना शुरू हो जाता है कि मेरा इंट्रोडक्शन कम से कम हो रहा है, मेरी बात कम से कम हो रही है। मेरी तो बहुत सी आप तस्वीरें खींच के फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी लगाते हैं, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करा रही है। तो मेरा पहला जो है वो टेलीविजन का इंट्रोडक्शन बनता है और आप इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे हैं, तो वो रोना शुरू कर देता है। लेकिन अमेरिका भी गए, कनाडा भी गए, फिर और भी दीगर ममालिक में गए, लेकिन पाकिस्तान नहीं जा पाए हैं। और ये आई थिंक बड़ा लंबा गैप है कि जब शादी के बाद आपने ये सोचा था कि अब ज़्यादा वक्त आपका पाकिस्तान में गुजरेगा और आपकी प्लानिंग भी फिर उसी हिसाब से थी।
तो अब कैसा महसूस करती हैं 1 साल वतन से दूर और इन हालात में कि जब आप जाना भी चाह रही हैं लेकिन जा नहीं पा रही? मैं काफ़ी अर्से पाकिस्तान से दूर रही हूँ अपने काम के सिलसिले में, और मगर जब आप जा ना सकें और जब आप खुद ना जाएं, इन दो चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। बहुत फ़र्क होता है। सबसे पहले तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग वट एवर हैपन इन पाकिस्तान, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग एट दैट टाइम, और मुझे तवक्को बिल्कुल नहीं थी। दूसरी बात यह है कि एक टेलीविज़न के एक ऐसे प्रोग्राम में शिरकत करना जहाँ पर आपने ना ही कोई ऐसी हरकत की है, ना ही कोई ऐसे अल्फाज अदा किए हैं जो किसी भी तरह से खुदा न खास्ता किसी भी तरह से तौहीन के ज़ुमरे में आते हैं, जब उस पे लोगों को इंस्टिगेट किया जाए। और उस वक्त मैं इतनी शौक में थी, मैंने इसलिए बात भी नहीं की क्योंकि जब कोई एक ग्रोह या ग्रुप इंतकाम की आग में हो तो उसको लॉजिक भी समझ नहीं आती, और इंशाअल्लाह ताला जब आपका कॉन्शियस क्लियर हो तो आपको पता है कि इवेंचुअली एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, क्लियर हो जाएगी। लेकिन मुझे बताइए कि जिस प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया था, इस पूरे वाक़े के हो जाने के बाद चैनल की मैनेजमेंट की तरफ से उन्होंने कोई राबिता करके आपसे माजरत की हो? चैनल जो उस प्रोग्राम की प्रोडक्शन टीम है उनमें से किसी ने आपको कॉल करके आपसे राबिता करके आपसे माजरत की हो, या प्रोग्राम एंकर ने आपसे राबिता करके आपसे माजरत की हो कि जी हमसे गलती हुई है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं था? देखिए, पूरा का पूरा मामला ही ऐसा था जिसमें ज़ाहिरी बात है हमने सबसे पहले हमने मैनेजमेंट से पूछा, हमने ओनरशिप से बात की, हमने सबसे राब्ते किए कि ये किस तरह से हुआ और ये किस तरह से हुआ, क्या ये किसी की गलती से हुआ, क्या ये प्लान था, क्या हुआ। ज़ाहिरी बात है हमें ये जानना था। ओनरशिप से लेकर तमाम का तमाम जो मैनेजमेंट है उन सब ने लाइलमी का इजहार किया कि उन्हें किसी भी तरह से ये एक उनसे अचानक हो गया ये सब कुछ। उनमें से किसी ने भी इस बात का इजहार नहीं किया कि उन्हें इल्म था कि ऐसा होगा। लिहाजा अब पूरा का पूरा जो केस है वो ऑब्वियसली कोर्ट में है, और ओनरशिप से लेकर मैनेजमेंट तक सभी के सभी लोग जो हैं वो इस बात पर उतने ही शॉक्ड थे जितने हम थे। तो हमें तो इसी बात का भी तक। लेकिन चैनल मैनेजमेंट की तरफ से आपको इन राइटिंग कुछ ऐसा दिया गया कि जिसमें कहा गया हो कि जी ये वाकया फलां फलां प्रोग्राम में हुआ, हमारे चैनल पर ये प्रोग्राम हुआ और उसमें आपका कोई अमल दखल नहीं था, आपकी कोई मुदाखलत नहीं थी, और हम ये क्लियरली कैटेगोरिकली आपको ऑन अ पीस ऑफ पेपर लिख कर दे रहे हैं? वेल, अगर हम ये कहें तो ऑब्वियसली वो हमें पीस ऑफ पेपर पर लिख कर भी देंगे। लेकिन वीना, इस पूरे वाकये के बाद जो टेलीविजन प्रोग्राम में हुआ पाकिस्तान में, उसके बाद फिर अदालतों में जो कार्रवाई हुई तो आपको मफरूर करार दे दिया गया, आपको भी और असद को भी। तो फिल्मों में, ड्रामों में एक कोई भी रोल करना और उसमें फिर आपके किसी केस में, ड्रामे में दिखाया जाना कि जी मफरूर हैं वीना या मफरूर हैं असद, वो एक और चीज़ है। लेकिन रियल लाइफ में हाउ डज इट फील कि आपको एक एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर कर दिया गया है? आप अब इन चीज़ों का लफ्ज़ों में बयान करना तो मुश्किल है कि कितनी तकलीफ से हम गुजर चुके हैं, कितने स्लीपलेस नाइट्स हमने गुजारी हैं और कितनी परेशानी में हमने वक्त गुजारा है। और अभी भी ऑब्वियसली हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये हर चीज़ के साथ ना सिर्फ आपकी रेपुटेशन का मामला है बल्कि उसके साथ साथ आपको, हमारी दोनों की फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, हमें खुद बहुत परेशानी है। देखिए, अगर बहुत सारी चीज़ें कानून के मुताबिक होती तो मुझे दुख ना होता, क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब एक ऑफेंस के ऊपर एक एफआईआर, अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम मेरा सवाल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम हम आपके लिए कहां से पेश कर रहे हैं? वेल, अगर हम इन बिल्डिंग्स की तरफ देखें तो शायद आपको ये लगता हो कि हम कराची में मौजूद हैं या पाकिस्तान के किसी और शहर में हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आज के प्रोग्राम के लिए हम मौजूद हैं दुबई में, जी हाँ। और यहाँ पर हमारे आने की वजह क्या है? सोचा कि चलकर एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात की जाए जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, पाकिस्तान में उनको बेहद मकबूलियत हासिल हुई, बहुत नाम कमाया और अब गुज़श्ता 1 साल से मुस्तकिल दुबई में ही रिहाइश पजीर हैं। पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान में उनके लिए कुछ ऐसे मसाइल खड़े कर दिए गए हैं जिनकी वजह से उनके लिए अब वहाँ पर जाना ख़तरे से खाली नहीं है। यकीनन ख्वाहिश तो उनकी भी होगी कि जल्द से जल्द अपने वतन लौटें, वहाँ पर अपनों में जाके ज़िंदगी बसर करें, लेकिन उनसे दूर रहकर ज़िंदगी किन हालात में बसर हो रही है और मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं, ये हम आज के प्रोग्राम में उनसे इस खुसूसी मुलाकात में जानेंगे। और ये शख्सियत हैं कौन,
ये हम आपको अभी नहीं बताएंगे। हम उनके घर की तरफ बढ़ते हैं और जाकर वहीं पर जब आप उनको अपने सामने स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा हम किन की बात कर रहे थे। आइए चलते हैं और चलकर मुलाकात करते हैं। व्यूज़ आपको बता दूं कि पिछले साल जब वीना का और असद का ये इशू खड़ा हुआ, जिस पर मैंने अभी प्रोग्राम की ओपनिंग में भी जिक्र किया है, घर में जब दाखिल हो रहे थे उस वक्त मैंने जिक्र किया, तो उसके बाद से लेके अब तक बिल्कुल खामोशी से 1 साल गुजारा है दोनों ने। और उससे पहले तो पाकिस्तान में खूब जश्न था कि वीना की शादी हो गई है। फिर हम भी गए थे बल्कि असद के घर शकरदरा, और वो एक यादगार सफ़र था जिसमें हमने लाहौर से शुरू हुए और तवील सफ़र तय करते हुए हम शकरदरा गए और फिर वापस आए। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पे भी वीना को और असद को बार बार बुलाया गया बतौर मेहमान, उनको मुबारकबाद दी गई। लेकिन उन्हीं मुबारकबादों में एक ऐसी मुबारकबाद थी जो बड़ी भारी पड़ गई, और उस मुबारकबाद के बाद असद और वीना इसलिए भी वापस नहीं जा पा रहे क्योंकि वहाँ पर इन दोनों की गिरफ्तारी के हुक्म भी जारी हो चुका है। जी जी, आप केस को फाइट तो कर ही रहे हैं ना? जी, पहले तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हमने वापस आना ही था, ठीक है, क्योंकि हमारे मैं भी एम्बेसडर ह्यूमन राइट्स की तरफ से, वीना भी है। इस तरह आईडीपीज़ का मसला पाकिस्तान में उस टाइम हो गया था और हमने फिर यूरोप और अमेरिका के टूर्स करने थे फॉर चैरिटीज़ डोनेशन के लिए। रिगार्डिंग द इशू जो भी था पाकिस्तान में, ये तो सबको पता होगा और हमसे अच्छे मतलब लोगों को जो हमसे ज़्यादा अकल रखते हैं उनको भी पता है कि जो केसेस या जो चार्जेस हमारे ऊपर इन लोगों ने डाले हैं या जो भी था, एक चैनल वॉर था या जैसा भी था, उसमें हम फंस गए। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारा ईमान बहुत स्ट्रांग है, और अगर हमारा ईमान स्ट्रांग है तो हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं। जैसे आप इधर आए मेरे घर या मैं आपके शो में हूँ, अगर कुछ भी हो जाता है या मैं आपका गेस्ट हूँ और आपके चैनल से या आपकी तरफ से हो जाए तो इट डजंट मीन कि इट्स अप्लाई ऑन मी। मैं तो आपकी तरफ से एक गेस्ट हूँ, और खामोश रहना, बैठ के हमने कुछ किया ही नहीं, और अगर ऊपर से हम पर ब्लास्फेमी और टेररिज्म के एक्ट्स लगते हैं तो इट्स वेरी सैड। बट वी श्योर कि जुडिशरी जो हमारी है, हमारी पाकिस्तानी बहन भाई जो है हमारा साथ देगी और हमें इस मसले से निकालेगी, और हम जल्द जल्द फैसला भी हो। हाँ ज़रूर। वीना, 1 साल गुजर गया इस वाक़े को, 1 साल से आप पाकिस्तान वापस नहीं गई हैं। आप असाइलम क्यों नहीं लेते? हमने उनको बहुत बैडली उनको मना किया कि आप इस तरह का तस्वुर भी कैसे कर सकते हैं, हम अपने ही मुल्क में जाएंगे और हम अपने ही मुल्क में रहना चाहते हैं। आई नेवर सीक फॉर असाइलम और एनीथिंग। दूसरी बात यह है कि आई एम नॉट जस्ट एनी ऑर्डिनरी पर्सन इन पाकिस्तान, वी आर अ वेरी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज पाकिस्तान की। मगर जब ये केस हुआ, अव्वल तो मुझे पूरा यकीन था कि इस पे सो मोटो नोटिस लिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो तहकीकात का हुक्म देखें। जब अपनी ज़ाती दुश्मनी को या स्कोर सेटल करने के लिए जब आप किसी को बदनाम करते हैं, आप ऑटोमेटिकली किसको बदनाम करें? आप अपनी स्टेट को बदनाम करें। आप जब स्टेट की बहुत बड़ी शख्सियत को बदनाम करते हैं, उनको तंग करते हैं, तो आप अपनी ही स्टेट को बदनाम करें। सो मुझे पूरा यकीन था कि इस तमाम सिनेरियो के पीछे जो प्रोपेगेंडा किया गया है, लोगों को इंस्टिगेट किया गया है, यकीनन तहकीकात की जाएगी, या मुझे पूरा यकीन था कि अस्करी क़यादत से ज़रूर इस बात को तहकीक की जाएगी कि कौन लोग हैं जो पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल पर ख़राब करना चाहते हैं। मगर इस तरह की कोई चीज़ जब नहीं हुई तो मुझे उसके बाद पूरा यकीन था कि क्योंकि केस कोर्ट में था, तो मैं ये चाहती थी कि पहले हम इनिशियल स्टेप ले लें और जो तमाम की तमाम FIRs हैं उनको हम एक कर लें। उसके बाद मैं खुद पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी अपनी हायर अथॉरिटीज़ से कि वो इस मामले को देखें, और मैं खुद हम खुद जाएंगे इंशाल्लाह कोर्ट में और हम अपनी इनोसेंस साबित करेंगे। लिहाजा मैं चाहूँगी कि इस मामले का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर। इस मामले को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं, लेकिन हमने कभी भी अपने मुल्क के अगेंस्ट जाकर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम खड़े नहीं हुए हैं कि आप उनको प्रेशराइज करें। जब हमारी खुद जुडिशरी मौजूद है, जब हमारे अपने लीगल लोग मौजूद हैं, तो हम बाहर से क्यों मदद मांगे? लिहाजा मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अपनी जो हमारे पिलर ऑफ स्टेट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ दिस इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव
एंड इम्पॉर्टेंट मैटर, और इससे पाकिस्तान की रेपुटेशन जुड़ी है इंटरनेशनल लेवल पे, आप इसको ना सिर्फ इन्वेस्टिगेट करें बल्कि मेरे मामले को सही तरीके से कानून के हिसाब से इसको चलाया जाए ताकि मैं इसको फॉलो अप कर सकूं। असद, इसमें अभी जो इंटरनेशनल मीडिया की बात हुई है, जो वीना ने भी बात कही है, उसमें आपसे बहुत से इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने भी आकर इंटरव्यूज वगैरह किए और आपसे आपकी राय भी जानी, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, किस नुक्ता नज़र से वो आपसे आके क्वेश्चन करते रहे? जी, हमने हमारे पास जब स्पेशली जब ब्लास्फेमी के बाद हम इंटरनेशनल टूर पे थे, बड़े क्वेश्चन हुए, बल्कि वो तो आपको पता है इंटरनेशनल मीडिया तो पाकिस्तान के खिलाफ ही बात करवाना चाहेगी आपसे। जैसे मैंने बोला, आई एम प्राउड कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान के लिए जान भी दे दूंगा, तो मैं तो अगर मुझे मार भी दिया जाए तो मैं पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। असद, आपसे और वीना से हमारी जो गुफ्तगू है वो जारी रहेगी। नाज़रीन, इस मौके पर हमें एक और ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो चूंकि अभी मई में पूरा 1 साल हो गया है इस वाक़े को कि जो वो टेलीविज़न पर प्रोग्राम नशर हुआ और उसके बाद फिर वीना और असद पर बहुत से इनके खिलाफ केसेस लॉन्च किए गए, तो 1 साल मुकम्मल हो चुका है और 1 साल के बाद की क्या पोजीशन है वो आप तक पहुंच रही है। मजीद इसी पॉइंट ऑफ व्यू पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अपनी ज़ाती दुश्मनी को या स्कोर सेटल करने के लिए जब आप किसी को बदनाम करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया तो पाकिस्तान के खिलाफ ही बात करवाना चाहेगी आपसे। देखिए, मुश्किल वक्त में बहुत सारे लोगों का चेहरा तो आपको पता चल ही जाता है। मेरा मुनसिफ और मेरा इंसाफ करने वाला अल्लाह ताला के साथ है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम मेरा सवाल, और आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं दुबई में, और यहाँ पर आकर हम मुलाकात की है हमने वीना से और असद से, और वक्फे से पहले बात हो रही थी उस इशू के हवाले से जो अब से 1 साल पहले हुआ है। ठीक 1 साल पहले मई में हुआ था और अब 1 साल मुकम्मल हो गया है। वीना ने अपने ख्यालात का इजहार किया, असद से भी बात हो रही थी। असद, ये 1 साल जो आप दुबई में हैं और इस दौरान आपने बहरहाल अभी जो हमने वीना से बात की उसी पर असद का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। एक बहुत बड़े टेररिस्ट ग्रुप से मुझे, इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप से मुझे बाकायदा बहुत ज़्यादा थ्रेट्स थे, तो तब मैंने ये मुनासिब समझा था कि मैं पाकिस्तान से चली जाऊं, और मैंने परस्यू किया करियर अपना एक दूसरे मुल्क में, क्योंकि उस वक्त मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरात थे। मुझ पर ऐसी तोहमत लगा दी है कि जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। मेरा दिल मतलब रोता रहता है। मुझे अपना मुल्क बड़ा याद आता है। आई मिस माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। किसी और वजह से, किसी और की जंग में मुझे घसीट रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद, और आज के प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू हो रही है वीना मलिक से और असद से। और वक्फे से पहले वीना से हमने बात की है, वक्फे के बाद असद, जो ये पूरा इशू है जिसमें आप पाकिस्तान नहीं जा पा रहे हैं और आपको फाइनेंशियली भी काफ़ी लॉसेस का सामना करना पड़ा, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप काम करते हैं, प्लान आउट करते हैं, तो उसमें उस वक्त के आपके प्लान्स ये थे कि आपको पाकिस्तान जाना है और वहाँ पे रहना है। आपका घर भी वहाँ पर है लाहौर में, वो घर गालिबन खाली पड़ा हुआ है? जी, हमारा घर एक लाहौर में है, एक इस्लामाबाद है, दोनों खाली पड़े हुए हैं। तो ये कब तक मुमकिन होगा कि आप पाकिस्तान वापस आएँ? अब टाइम कोई फ्रेम मतलब तो मैं नहीं बता सकती। इस पे आप एक स्टांस, जैसा कि आपने कहा है कि वो जो 75 FIRs हैं उन सबको खारिज करके एक FIR रखी जाए, क्योंकि वो एक केस है, तो वो जब तक एक नहीं होता उससे पहले आप वापस जाने का आपका इरादा नहीं है? देखिए, जब कानून के हिसाब से चीज़ें मूव करेंगी तो मैंने जैसे पहले आपको बताया, मैं तभी जाना मुनासिब समझूंगी। मैं अपनी फैमिली को या ख़ुद की ज़िंदगी को रिस्क में नहीं डालना चाहती। आपको याद होगा बैक इन 2011 वाई आई मूव्ड आउट ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज तब एक बहुत बड़े टेररिस्ट ग्रुप से मुझे, इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप से मुझे बाकायदा बहुत ज़्यादा थ्रेट्स थे। तो तब मैंने ये मुनासिब समझा था कि मैं पाकिस्तान से चली जाऊँ, और मैंने परस्यू किया करियर अपना एक दूसरे मुल्क में, क्योंकि उस वक्त मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरात थे। लेकिन तब मैं कभी भी सिंपतीज़ लेना मुनासिब नहीं समझती या फिर बाहर जाके वावेला मचाना मुनासिब नहीं समझती। तब भी मैंने यही फैसला किया था कि मैं खामोशी से वो करूं जो मेरी ज़िंदगी के लिए बेहतर है। और अब भी इन तमाम हालात में जब एक मॉब, आप एक कॉन्शियस देखते हैं एक सोसाइटी का, तो आप उसी हिसाब से फैसला करते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी को छोड़ें, अब मेरी अपनी फैमिली की ज़िंदगी है, मेरा बेटा है माशाल्लाह, सो आई डोंट वांट टू रिस्क एनीथिंग। जो ही चीज़ें कानून के हिसाब से मूव करना शुरू करेंगी, पिछले 1 साल से हम हमारे जो लॉयर्स हैं वो कोर्ट में यही कोशिश कर रहे हैं कि तमाम FIRs को एक किया जाए, जो कि
कानूनी हैसियत से होनी लेकिन चाहिए। उसमें टाइम लगा। वीना, इस इशू पर आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नवाज शरीफ साहब या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ममनून हुसैन साहब या दीगर और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं, उनसे आपने कोई उनको इन राइटिंग रिक्वेस्ट की हो? क्योंकि जाहिर सी बात है उनके भी बिजी स्केड्यूल्स हैं, उन तक टेलीफोनिकली अप्रोच करना मुश्किल है। इन राइटिंग का एक दफ़ा फिर मैं इसलिए इसरार कर रहा हूँ कि अगर एक बात एक डॉक्यूमेंट में पहुंच जाती है और आपकी तरफ से अरसाल होती है कि अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ पाकिस्तानी, ठीक है, और पाकिस्तानी हु इज प्लीडिंग कि जी मेरा जो ये इशू है उसको रिजॉल्व किया जाए, इसलिए नहीं कि मुझे वहां से कोई मॉनेटरी गेन्स हासिल होने हैं, इसलिए बिकॉज आई वांट टू गो बैक टू माय कंट्री, मैं अपने वतन वापस जाना चाहता हूँ इन केस ऑफ असद। तो क्या आपने ऐसी कोशिश की कोई? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान से मोहब्बत का सवाल है, तो आपको पता होगा कि बहुत दफ़ा इस तरह की चीज़ें मेरे साथ हुई जो मुझे बहुत ही आसानी से रास्ता दे सकती थी किसी भी फॉरेन बड़े कंट्री का असाइलम लेने के लिए। हालांकि असद बैठे हुए, हमें बहुत सारे लोगों ने कहा आप इसको यूटिलाइज क्यों नहीं करते, आप